अब से कुछ ही दिन पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे तभी से ये खबर आ रही थी कि रूस ने भारत को ऑफर दे दिया है रूस के SU-57 लड़ाकू विमान का। यहाँ तक कि अब से 2 हफ्ते पहले जब चीन ने अपने 6th जनरेशन लड़ाकू विमानों को उड़ाकर दिखाया दुनिया को, तब तो ये खबर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी कि अब तो जी भारत SU-57 खरीदेगा ही खरीदेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, हमें चीन को टक्कर देनी है। इसीलिए आने वाले कुछ समय में यह डील पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद इन सभी पर विराम लगता दिख रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स में आया है कि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने, जो काफ़ी सीनियर है, बयान दिया है कि SU-57 लड़ाकू विमान अभी भी प्रोडक्शन से बहुत दूर है और रूस की वायुसेना को मिलने में ही अभी इसे 4 साल वक्त कम से कम लगेगा। ऐसे में अगर भारत खरीदेगा भी तो 5 साल के बाद ही हमें SU-57 मिलेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, ये बात मैं भी आपको पिछले 1-1.5 साल से बता रहा हूँ कि भारत SU-57 चाहकर भी नहीं ले सकता। इसका कारण है, दरअसल आज की तारीख में आप जो SU-57 वीडियो देख रहे हैं जिसमें रूस उसे उड़ाकर दिखा रहा है, उसे अटैक करके दिखा रहा है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि वो SU-57 असल में एक संपूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं। आप जानकर हैरान हुए होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो 100% स्टेल्थ नहीं है, एक सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और इसका कारण है इसका इंजन। जो इंजन लगा है वो इतना ज़्यादा ओवरसाइज इंजन है कि उसके जो स्टेल्थ शेल है उसमें समा नहीं पाता। यानी कि इंजन के ऊपर स्टेल्थ कोटिंग आप ऐसे समझिए कि नहीं ही है। इस वजह से वो एक्सपोज इंजन है और यही कारण है कि राइडर उस इंजन की वजह से ही उसे आसानी से पकड़ लेता है। यही कारण है कि वो संपूर्ण स्टेल्थ नहीं है। लेकिन क्या रूस को ये बात पता नहीं है? बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है। इसीलिए रूस एक ऐसा इंजन बनाने में लगा हुआ था जो कि साइज़ में छोटा हो, ताकत बहुत ज़्यादा हो, यानी कि करीबन 120 से 130 किलो न्यूटन की ताकत हो, और साइज़ में इतना छोटा हो कि स्टेल्थ शेल में आ जाए, यानी कि जो स्टेल्थ कोटिंग है लड़ाकू विमान की उसमें समा जाए। और ये कैसे लगता है? समा जाने के बाद आप देखिए F-35 का जो इंजन है लड़ाकू विमान के अंदर उसके शेल में फिट है, दिखता नहीं है आपको। और दूसरी तरफ SU-57 का इंजन देखिए, पूरी तरीके से एक्सपोज है, बल्कि लड़ाकू विमान से भी काफ़ी बाहर निकला पड़ा है। यही काम रूस करना चाहता है जो F-35 में अमेरिका ने किया है। इंजन को लड़ाकू विमान के अंदर फिट करना चाहता है जिससे कि वो एक्सपोज ना रहे और स्टेल्थनेस बनी रहे 100%। और इसीलिए रूस ने तैयार किया है हाल ही में AL-51F इंजन। ये इंजन बहुत ही खास है क्योंकि ये इंजन छोटा है, ताकत इसकी बहुत ज़्यादा है और ये SU-57 को संपूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना देगा। जैसे कि अमेरिका का F-35 है, F-22 है, एक पूरा स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ठीक ऐसे ही ये इंजन SU-57 को भी एक संपूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना देगा। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको अभी फिट किया जाना बाकी है SU-57 में, और फिट करने के बाद जो बाकी की सेटिंग वगैरह है, टेस्टिंग वगैरह होगी, उन सभी में वक्त लगेगा कम से कम 4 साल का। यानी कि कम से कम 2019 से पहले आपको एक संपूर्ण SU-57 लड़ाकू विमान को देखने को नहीं मिलेगा जिसमें यह AL-51F इंजन लगा हो। यानी कि रूस की सेना को ही 2028-19 तक मिलेगा। तो सोचिए, अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमें कब तक मिलेगा? यही कारण है कि SU-57 के डील को अब ऑफ माना जा रहा है। भारत इसे कंसिडर नहीं कर रहा है, जबकि भारत को लगता है कि इतना टाइम और पैसा अगर हम SU-57 के बजाय एमका में लगा दें तो बेटर ऑप्शन होगा, वो भी इसी टाइम फ्रेम में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर भारत को इमरजेंसी परचेज करनी पड़ती है तब भारत के पास SU-57 के बाद एक ही ऑप्शन बचता है, एकमात्र, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई चांस है भारत के पास, वो है F-35। जी हाँ, चाहे आपको ये पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन F-35 ही भारत के पास एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन फ़िलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं, भारत इसे एक ही सिचुएशन में खरीदेगा जब पानी सर से ऊपर निकल जाए। और ये कब जाएगा सर से ऊपर? तो हमेशा आपको पता है कि भारत का इतिहास, जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगेगा, दुश्मन सर पर बंदूक लेकर खड़ा नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे। आप देखना, जब तक चीन एक और एक्शन नहीं करता भारत के बॉर्डर पर, तो इनका को फंडिंग नहीं मिलेगी, ना ही
एमका को सपोर्ट मिलेगा और ना ही हम F-35 खरीदने के बारे में कुछ सोचेंगे। और फिर उस स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान पता है क्या होता है? पैसे का। आपको याद होगा जब चीन ने भारत के खिलाफ एक्शन लिया था तो हमने तुरंत राफेल की डील करी फ्रांस के साथ और हमें राफेल महंगा पड़ा। हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। लेकिन F-35 के केस में ये और ज़्यादा होगा क्योंकि एक तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है और फिर अमेरिका भी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा जैसे कि फ्रांस या फिर रूस ने उठाए और हमें यही F-35 कहीं ज़्यादा कीमत पर लेना पड़ेगा। बस यही समझ है। हालांकि पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरकार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पतन हो चुका है, लेकिन यकीन कीजिए ये ऐतिहासिक पतन है और दुनिया भर के राजनेताओं के लिए एक सबक भी है। लेकिन ये पतन ऐतिहासिक क्यों है तो इसका कारण समझिए। जस्टिन ट्रूडो ने कल देर रात सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि अपनी पार्टी यानी कि जो उनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके अध्यक्ष, उसके नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री तो रहेंगे नहीं, साथ ही अपनी पार्टी की जो टॉप पोस्ट है वो भी गंवा चुके हैं। यानी कि अब से कुछ महीने के बाद जब कनाडा में इलेक्शन होगा तो जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी की तरफ से ही प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका है क्योंकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जस्टिन ट्रूडो आते किस बैकग्राउंड से है? उनके जो पिता थे वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके जो दादा हैं कनाडा की पॉलिटिक्स में एक ताकतवर इंसान थे। पूरी फैमिली उनकी बहुत पावरफुल है और लगातार प्रधानमंत्री ये लोग बनते आए हैं। लेकिन ट्रूडो की उम्र इस समय 53 साल है। राजनीति में इसे युवा माना जाता है और 53 साल की उम्र में जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो रहा है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा लो है। आज तक के जितने भी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं किसी की भी रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं गिरी। कितनी है इनकी अप्रूवल रेटिंग? मात्र 8%। यानी कि आज अगर चुनाव होते हैं तो कनाडा के 8% लोग ही इन्हें वोट देंगे, 92% लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे। इससे आप समझिए कि कितना ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। और इससे जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार की जो लेगेसी रही है बहुत शानदार मानी जाती है कनाडा के अंदर, उस पर भी एक तरीके से काला धब्बा लग चुका है। उसे मिटियामेट कर दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। और इसीलिए आप देखिए कल देर रात जैसे ही ट्रूडो ने इस्तीफा दिया दुनिया भर में खुशियाँ मनाई जा रही है। कनाडा में तो लोग खुश है ही, लेकिन आप अमेरिका में देखिए वहाँ पर लोग बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पड़ोसी देश में कनाडा में किसी तानाशाह का अंत हो गया हो। ब्रिटेन में खुशियाँ मनाई जा रही है। भारत में ऑब्वियसली लोग खुश हैं ही। ट्रूडो के जाने के बाद फाइनली भारत कनाडा के संबंध पटरी पर लौट आएगी, अच्छे संबंध होंगे। लेकिन आप रूस को देखिए, भला रूस का क्या मतलब है कनाडा से? उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ खास सपोर्ट नहीं किया है यूक्रेन को, जिससे कि रूस को नुकसान हो। लेकिन फिर भी ट्रूडो के जाने से रूस में खुशियाँ मनाई जा रही है। जर्मनी में जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है कनाडा से, ना ही इतना ज़्यादा कुछ ट्रेड वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी लोग खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के अंदर राज कर रहे कोई सद्दाम हुसैन का अंत हो गया हो। इतना ज़्यादा खुश हैं। और इसी से आपको पता लग जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो की छवि क्या थी दुनिया में, उनके देश में क्या इज्जत थी और कनाडा को किस प्रकार से उन्होंने डुबाया। और ये बात कि उन्होंने ट्रूडो फैमिली के ऊपर कालिक पोती है, ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी लेगेसी मिटियामेट कर दी है अपनी फैमिली की, अपनी पार्टी की। हालांकि अभी भी जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तब तक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद इस्तीफा देंगे, नए प्रधानमंत्री आएंगे और फिर 4 से लेकर 6 महीने के बीच में कनाडा में इलेक्शन होने जा रहा है। और उस समय 20 सालों में 2 दशकों के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई ट्रूडो फैमिली का आदमी इलेक्शन से बाहर होगा, क्योंकि लिबरल पार्टी सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहती, ये भी चाहती है कि जब इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो घर बैठे, क्योंकि लोगों को उनका चेहरा देखने के बाद गुस्सा आता है और वह गुस्सा लिबरल पार्टी के खिलाफ बैलेट के रूप में, वोट के रूप में गिरेगा। इसीलिए लिबरल पार्टी चाहती है कि यह एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं, जिससे कि उनकी जो खराब छवि है उसका नेगेटिव इफेक्ट
लिबरल पार्टी के आगामी चुनाव के परफॉर्मेंस पर न हो। हालांकि अभी भी कनाडा की आंतरिक स्थिति पर मेरी बारीक नज़र है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा।